अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनको हम बातचीत में मौजू बनाएंगे। एक मामला सेनेट में गुज़श्ता रोज़ जो करारदाद पेश हुई इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से कि 8 फरवरी के बाद इलेक्शन करवाए जाएँ, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। उस करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटिशन फाइल की गई है और ये कहा गया है कि ये इलेक्शन की जो डेडलाइन मुकर्रर की गई और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि पत्थर पर लकीर है और कोई ऐसी कोशिश नहीं की जाएगी जिसके नतीजे में इलेक्शन का इल्तवा किया जाए या इसके बारे में शकूक व शुबात पैदा किए जाएं। अगर ऐसा किया गया तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा। तो इस पटिशन में भी रिक्वेस्ट की गई है कि उन सेनेटर साहिबान के खिलाफ और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये करारदाद पेश करने की इजाज़त दी और जिन्होंने इसकी मंजूरी में हिस्सा लिया। तो क्या सेनेट कार्रवाई जो पार्लियामेंट के अंदर होती है उसके खिलाफ इस किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती? और फिर इस करारदाद की अहमियत कानूनी और सियासी क्या इसके असरात होंगे, एक तो ये मौजू होगा। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से वफाकी हुकूमत ने 8 माह गुजरने के बाद वफाकी काबीना की कैबिनेट कमेटी तश्कील दी है और इसको ये कहा है कि 14 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करके वफाकी काबीना को पेश करें। और इसमें जो TORs दिए गए हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात के पीछे जो है कि वो मनसूबा साज कौन थे, सहूलतकार कौन थे और इसको अमल किन्होंने किया और इसके मास्टरमाइंड जो है वो कौन है। एक तो इस चीज़ का जो है तयन करें और फिर इसकी वजूहात का तज्ज़िया करें और फिर ज़िम्मेदारी का तयन किया जाए। तीसरा इसके अंदर ही कहा गया है कि फौरी जो इमीडिएट और लॉन्ग टर्म जो इसकी मुज़मिरात हैं इस किस्म के वाक़यात के वो क्या हैं वो बयान करें और फिर इन किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए और जो लीगल रजीम है उसको मज़ीद कितना मजबूत बनाया जा सकता है। तो ये उसको TORs हैं। तो क्या इस कैबिनेट कमेटी की तश्कील का मकसद हालात को ठीक करना है या इससे ये एक शुबा पैदा हो रहा है कि जहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है ऑलरेडी, क्या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पाबंदी लगाई जा सकती है और उसको सियासत से आउट किया जा सकता है, इलेक्शन से आउट किया जा सकता है? ये वो अहम सवालात हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, कानूनदान हैं। और उनके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ हैं मुसद्दिक घुमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लक है, रावलपिंडी से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। और नवीद मलिक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके, इस वक्त भी है प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ कि और बुनियादी नुकता हम 9 मई के वाक़यात से स्टार्ट कर लेते हैं कि 9 मई को हुआ ये वाक़या और उस वक्त PDM की हुकूमत थी और वो 9 अगस्त तक वो रहे, 3 महीने वो हुकूमत रही और ग़ालिबन उनकी फेडरल कैबिनेट के अंदर भी ये मामला डिस्कस हुए थे। लेकिन उस वक्त ये ज़रूरत महसूस नहीं की गई कि इस किस्म की कमेटी बनाई जाए या इन चीज़ों का तयन किया जाए। अभी केयर टेकर गवर्नमेंट आई और इसको भी 5 माह हो चुके हैं और 5 माह इनको गुजरने के बाद अब ऐसे वक्त में जहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है, 1 महीना सिर्फ इसमें रह गया है, तो इसका बुनियादी क़याम का मकसद आपको क्या नज़र आता है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसके दायरा इख्तियार में ये चीजें हैं नहीं और ना ही इसका ये काम है, चूंकि बुनियादी तौर पर केयर टेकर तो सिर्फ एक इंटरम अरेंजमेंट होती है इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए कि भाई उस वक्त कोई ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना हो जो जिसके अपने मफादात हों और इलेक्शन में रिगिंग हो सके। तो ये मामला जो है बुनियादी तौर पर जिसको फार रीचिंग किस्म के असरात का मामला है और ये बहुत सारे जो आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसकी बयान की हैं वो भी कोई ऐसी नहीं है कि जो मामूली हो, बल्कि इससे वो तो लगता ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को आगे ले जाने के लिए ये जो चीजें सारी हो रही हैं कि आइसोलेशन में आप इसे बिल्कुल ना देखें कि ये जो सेनेट में करारदाद आई या बाकी चीजें या इसके साथ ये आ जाना कि कमेटियां बन जाना, ये कमेटियां भी गैर कानूनी है और उन्हें कोई इख्तियार नहीं है इस तरह के मामलात में जाने का। लेकिन चूंकि यहाँ कानून और आइन वगैरह की तो बातें सिर्फ कहने के लिए हैं, तो जो उनसे ये काम ले रहे हैं और जो चाहते हैं कि ये सारा मामला इस तरह चलता रहे, ये वो उन्हीं की तरफ से उन्हें इनिशिएटिव है और वो ये चाह रहे हैं कि और अगर किसी तरीके से ये
पॉलिटिकल पार्टी जो तहरीक इंसाफ है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते और लोग इसे नहीं छोड़ते, तो इस पर पाबंदी लगा दी जाए। अब पाबंदी लगाने का मामला जो है, ये तो बेसिकली अगर पार्लियामेंट मौजूद होती तो फिर ये मामला तय हो सकता था। ना पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ना पार्लियामेंट का है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर इसके अलावा और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो जिस केस की वो तहकीक करना चाहते हैं, इसके तमाम के तमाम जो टीओआर's हैं, बेसिकली ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है और ये जुडिशियल इंक्वायरी का मामला है। इस पे तो आज तक यही मुतालबा होता रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से, बशमूल पीटीआई के और बाकी लोगों के, कि यहाँ आप इसके लिए एक हाई लेवल हाई पावर्ड कमीशन मुकर्रर करें, जुडिशियल कमीशन, जो इसके तमाम मुहर्रिकात को, इसके इनिशिएटिव को, और कैसे ये इनिशिएट किया गया, क्यों किया गया, और क्या इसमें कोई और कुव्वतें भी मुलव्वस हैं जिनका मकसद ये था कि पीटीआई जो है इसको आप अदरवाइज अगर काबू नहीं कर सकते, स्पेशली अगर इसको उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें कि जिस वक्त पीटीआई के चेयरमैन को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की गई और सारी सिविल इंतजामिया जो थी बशमूल पैरा मिलिट्री फोर्सेस वो नाकाम हो गई, तो उस वक्त के वजीर जो थे, जो दाखिला वो भी थे, और फिर उसके अलावा वजीर उनके जो थे बड़े इम्पोर्टेंट ख्वाजा साहब, जो ख्वाजा आसिफ साहब थे, उन्होंने कहा था कि जनाब, वजीर दिफा थे, उन्होंने कहा था कि जनाब आप देखें ये चीजें अब इनके लिए क्या होता है। यानी उसी वक्त से पहले से ये सब कुछ किया जा रहा था और पाबंदी का मुतालबा जो था ये भी बहुत फौरी तौर पर पीडीएम ने करना शुरू कर दिया था और पीडीएम ये चाहती थी कि पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किसी की स्वाबदीद और चंद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अगर वो चाहें कि वो अपनी किसी राइवल पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह के तरीकों से मैदान से आउट कर सकती हैं या उन्हें करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी तौर पर भी ऐसा पसंदीदा अमल नहीं है। ना तो इस वक्त अब तक कोई कमीशन बना और ना ही बुनियादी सवाल जो था उसका जवाब आया कि क्या वाकया जो है, जिस तरह इस पे काउंटर एक नैरेटिव है कि ये वाकया बुनियादी तौर पर तैयार किया गया, और तैयार इसलिए किया गया कि सारी की सारी कहानी जो थी वो तयशुदा थी कि पीटीआई को इस सतह पे ट्रीट किया जाए कि ये जो बाद में जो अमल हुआ है उसको जस्टिफाई करने के लिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये वाकया हुआ भी हो तो इसी तरह हुआ हो जिस तरह कुछ लोग समझते हैं, तो फिर भी इसमें उन लोगों की हद तक तफ्तीश करना, उन्हें सजा देना एक अलग मामला है। लेकिन पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह दीवार के साथ लगाना या उस पर पाबंदी लगाना और उसके घरों में लोगों के जाना, उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हुए, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ बर्बाद करते हुए लोगों को उठा लेना और लापता कर देना, ये सारी चीजें जो है मैं नहीं समझता कि इसकी किसी तरह की कोई और ये कोई जस्टिफिकेशन सियासी नहीं है। मकासद की इसमें अक्कासी होती है। मैं ज़रा घुमन साहब की तरफ आता हूँ। घुमन साहब, आपकी पार्टी इन वाक़यात के अंदर आपके कारकुन या रहनुमा जो हैं कि किसी हद तक मुलविस थे भी, पकड़े भी गए, उनको हिरासत में रखा गया, अभी तक चालान पेश नहीं हुए, लेकिन इसकी जैसे आरिफ साहब कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, जो भी लोग मुलविस हैं, खाओ एक जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड आती रही आपकी पार्टी की जानब से मुसलसली। अभी जो ये टीओआर's बने हैं और ये जो कमेटी बनी है, आप ये समझते हैं कि ये एक फेयर इन्वेस्टिगेशन या एक फेयर अपनी रिपोर्ट मुरतब कर सकेगी, या समझते हैं कि इसके अंदर आप मज़ीद कोई चीज़ शामिल करवाना चाहते हो कि नहीं, कि ओके तहकीकात होनी चाहिए, पुरतशद्दुद मुज़ाहरे नहीं होने चाहिए, जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस कमेटी के साथ साथ और क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और बड़ा अहम इशू है कि आज का इंतहाई सेंसिटिव, इंतहाई हसास मामले पे, और इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। ये जो फ़ैसला आज जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आरिफ मलिक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से कानूनी इसके पहलू पे भी रोशनी डाली है और ख़ास तौर पे ये इसके जो तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे इसको जो टारगेट करना मकसूद है, इस सारे इस जो भी नज़र आ रहा है, तो मैं समझता हूँ जी ये पहली बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात की हमेशा मज़म्मत की, पार्टी की सतह पे मज़म्मत की, बानी चेयरमैन ने मज़म्मत की, पार्टी के तमाम लोगों ने इसकी मज़म्मत की,
हम इसकी मजम्मत हर फोरम पे करते आए हैं, अभी भी इसकी मजम्मत करते हैं। पाक फ़ौज हमारे सर का ताज है। हम अपने खुदा न खास्ता कोई इस किसी ऐसी उसका मुतहम्मल नहीं हो सकते कि जिस पे हमारी फ़ौज और आवाम के दरमियान किसी दूरी का तासुर पैदा हो, किसी और ये तो तसव्वुर में भी नहीं है। ये आप समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन के, किसी वोटर के, किसी सपोर्टर के कभी तसव्वुर में भी ये बात नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता वो इस तरफ जाएगा या इस लेवल पे जाएगा कि जिससे अपनी जो है वो जो आर्मी है या पाक फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ किसी तरह की जो है तासुर भी पैदा हो। हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये और इसका हमने मुतालबा भी किया है कि इसको जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये कैसे हुआ, कौन सी कुव्वतें इसके पीछे थीं, किन लोगों ने जो है वो ये इतना ख़तरनाक खेल खेला कि जिसमें खुदा न खास्ता मतलब पैदा हुआ कि एक पुरअमन सियासी जमात जो है उसको जो है वो टारगेट किया गया। और पीडीएम की हुकूमत उस वक़्त मौजूद थी और पीडीएम की हुकूमत के बारे में ये उस वक़्त लोगों का ये तासुर बन रहा था कि ये तहरीक इंसाफ को चूँकि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तहरीक इंसाफ की पजीराई के सामने ये बेबस हो गए हैं, तो ये ऐसा ख़तरनाक खेल खेलेंगे जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर ये पाबंदी लगा सके। और उनका यही मतम नज़र था। तो ये देखें जी 7-8 महीने इस वाक़े को गुजर गए और उस वक़्त तक जो है ना पीडीएम की हुकूमत 3 माह, जैसे आरिफ मलिक साहब ने कहा, यहाँ पे बरसे इक़्तिदार थी और उन्होंने ये वफाकी काबीना की जो है वो कमेटी नहीं बनाई। हालांकि हम उस वक़्त हम मुतालबा कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेट किया जाए। अभी इस वक्त आके जबकि इलेक्शन 1 माह की दूरी पे हैं और इस वक्त हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो अपने अरूज को छू रही है और ये सामने नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक नरम इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। वोट के ज़रिए लोग अपना हक़ राय दी इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा बरसे इक़्तिदार लेके आएंगे। तो ये साजिशें दोबारा शुरू होगी। उनके इसके पीछे कौन लोग हैं इसको भी देखना चाहिए कि कल सेनेट की करारदाद आती है और सेनेट की करारदाद के बाद जो है वो ये जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हुई, उन्होंने कहा कि भी प्राइम मिनिस्टर को भी कोट किया बाज़ लोगों ने कि वो कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पे इसका नोटिस लेना चाहिए। ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये डेवलपमेंट भी जो है ये आज की कमेटी का बनना, ये इसलिए हम उसको वेलकम इस बुनियाद पे तो ज़रूर करेंगे कि हम इसके इंक्वायरी के हक़ में हैं, लेकिन इस लिहाज से कतन इसको कबूल करने के लिए कोई पाकिस्तानी तैयार नहीं होगा कि इसकी वजह से पाकिस्तान की एक पुरअमन सियासी जमात को जो है वो आप बिल्कुल टारगेट कर लें और उसकी पजीराई को आप इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये रियासत के मफाद के खिलाफ होगा। जो लोग इस तरह सोच रहे हैं उन्हें अपनी सोच पे चाहिए, इसके ऊपर कोई जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए इसके ऊपर उसके। और लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है अभी इस वक्त जो किया जा रहा है, इससे शुकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं और ये लोग जो है इसको कबूल नहीं करेंगे। मैं ज़रा नवीद मलिक साहब की तरफ ही चलते हैं कि नवीद मलिक साहब ये बताइएगा कि आप नो डाउट पुरतशद्दुद वाक़यात किसी भी महज़ब माशरे में और कोई भी जमात, कोई भी इदारा, कोई भी फ़र्द इसको पसंद करता है, ना इसकी इजाज़त देता, कानून आइन भी इजाज़त नहीं देता। ये जो कमेटी एक ऐसे मौके पे बनी है, 9 मई के वाक़यात हैं और 8 महीने गुजर जाने के बाद, जिसके अंदर 3 महीने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर बड़े एतराज़ात थे लोगों के, लेकिन बहरहाल वो इलेक्टेड पार्लियामेंट था, ख़त्म हो गया और अब केयर टेकर गवर्नमेंट को भी 5 महीने हो चुके हैं। तो अब आके ये ज़रूरत महसूस हुई। आप समझते हैं कि आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट कोई मैंडेट नहीं है, उनको इलेक्शन की तैयारी और इलेक्शन में सपोर्ट करना चाहिए था, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का इख्तियार था कि वो कैबिनेट कमेटी बनाते या जुडिशियल कमीशन होना चाहिए था। तो इस वक्त जो ये कमेटी बनी है, इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई और ये कितनी अहमियत की हामिल है और इसके एन इलेक्शन के मौके के ऊपर बनना जो है, इसका सियासत और इलेक्शन के ऊपर क्या असरात होंगे? नवीद मलिक साहब। जी आवाज आ रही है सर? जी 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 खालिद भाई, एक तो सबसे पहले जो 9 मई के वाकयात हैं, अब उनके हवाले से कोई ऐसे राय दे देना कि जनाब ये प्लान है या नहीं है, ये वाकयात ऑफ कोर्स एक हकीकत हैं, हुए हैं और इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वो तशद्दुद वाकयात की किसी भी मजहब माशरे में कोई जगह नहीं है, एक चीज। दूसरा सर, इसके हवाले से जो अभी जो हुकूमत है, इसका ये वाकई मैंडेट नहीं है। इसका मैंडेट यही है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं और किसी भी तौर पे कोई ऐसी तरह की कमेटी या इस तरह के मामलात न करें जिससे उनकी कोई गैर जानबदारी पे हरफ आए।
ये जो इमीडिएट जैसे 9 मई के वाकयात हुए हैं, उसकी फौरी बाद कोई कमीशन अपॉइंट होना चाहिए था, चाहे वो जुडिशल कमीशन होता, चाहे वो कोई कमेटी होती, जो इस हवाले से पहले तयन करती कि ये वाकयात कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं, कौन मुलव्वस है, और उसके बाद फिर कोई प्रोसीडिंग उनके खिलाफ की जाती। लेकिन इमीडिएटली अब FIR रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, अब इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, ट्रायल अदालतों में हो रहे हैं, तो इस मौके पे जाके कोई कमेटी तश्कील देना और फिर उसके TROs बनाना और उस हवाले से करना, मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। इससे निगरान हुकूमत की गैर जानबदारी पे जो है वो हरफ आएगा। आप समझते हैं कि बेहतर था कि बेशक केयर टेकर ही करते, इसका जुडिशल कमीशन अगर अनाउंस करते? सर ये बेहतर था कि जैसे ही ये वाकयात हुए उसके इमीडिएट बाद उस वक्त होना चाहिए था। सर आप तो देखें FIR हो चुकी, चालान अदालतों में जा चुके, अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ऑलमोस्ट कुछ लोगों के कंप्लीट भी हो गए हैं। कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, शहादतें हो रही हैं, तो अब इस स्टेज पे आके ऐसा करना मैं समझता हूँ ये बड़ा नामुनासिब है। अच्छा, ये तासुर एक जो उभर रहा है सारी सूरत हाल के अंदर के शायद कहीं इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का डिक्लेरेशन लाकर और फिर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाए, आप समझते हैं कि ये तासुर ठीक है या महज ये भी सियासी क्या सराइयाँ या सियासी मफरूज़े हैं? सर अब कई हवाले से तो जाहिर बात है हर बंदा कोई ऐसी स्टेटमेंट दे के अपने सियासी फवायद भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अब अभी वो कमेटी तश्कील दी गई, तो उससे पहले ही उसके जो है असरात के हवाले से वो बात कर देना कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, मैं समझता हूँ ये भी मुनासिब नहीं है। अगर पहले तो ये शायद इस चैलेंज हो जाए कहीं कोर्ट में, इसको जरूर ये चैलेंज किया जाएगा कि इस मौके पे निगरान हुकूमत का ये मैंडेट नहीं है कि इस तरीके की कमेटी तश्कील दी जाए और उसके ये TROs बनाए जाएं और उसे रिपोर्ट दी जाए, तो उसी वक्त ये मामला क्लियर हो जाएंगे। अब आरिफ जैसा मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ये मुझे बताइएगा कि 9 मई के वाक़यात में अगर इसमें इसके 2 आवर्स में दूसरा जो अगर हम देखें वजूहात का तज्ज़िया करना और ज़िम्मेदारी का तयन करना, अब 9 मई के वाक़यात एक तसलसल ज़रूर रहा है, उसका पर्सपेक्टिव उससे पीछे भी चले जाएँ, बहुत से सियासी हालात थे, और फिर 9 मई की सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा, उसको ऑब्ज़र्व किया कि जिस अंदाज के अंदर विदाउट परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है कि वहाँ पे दाखिल भी हुए, तोड़ फोड़ भी हुई, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर फैसले मौजूद हैं कि वो इलीगल एक्शन था और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई। तो क्या इन TROs के नतीजे में जो इसका दूसरा पार्ट है कि वजूहात का तज्ज़िया करना, तो क्या इस कमेटी को ये मैंडेट भी है कि जो सुबह की कार्रवाई हुई वो भी चेक करें कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अब तक, अगर नहीं हुई तो फिर क्यों नहीं हुई, उसके रिएक्शन के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन जो हुआ एक्शन उसके ऊपर अभी तक क्या कुछ हुआ या नहीं हुआ उसको क्या देखा जाना चाहिए? देखिए, जब किसी के पास एक काम करने का इख्तियार ही नहीं है तो उसके बाद उसे क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, ये अलग बात है। बात सीधी सीधी इस वक्त तक भी यही मौजूद है कि बजाय इसके कि लोगों को आप बेगुनाह लोगों को सजा दे दें, आप कोशिश करें और इसमें अगर रियासत वाकई इंटरेस्टेड है और वो समझती है कि वो गैर जानबदार है और वो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है और उसे खत्म करने की किसी भी साजिश में शामिल नहीं है, तो इस तासुर को दूर करने के लिए आज भी मैं ये समझता हूं कि कोशिश ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो जानी चाहिए कि जनाब एक ऐसी हाई पावर्ड यानी जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज की सिटिंग जज की निगरानी में वो सरबराह हो, तो ये कमीशन जो है इसका तयन करे इन सारे फैक्टर्स का। इसमें सब शुरू यहाँ से किया जाए जो अभी आपने इशारा किया कि वो क्या कोई ऐसी कुव्वत तो नहीं थी जो इसकी बेनिफिशियरी थी और वो इसके बेनिफिट के लिए उन्होंने जो किया, खास तौर पे आप देखें PDM जो थी डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो वही थी इसकी, क्योंकि PDM जो कुछ कर रही थी और उसके नतीजे में जो कुछ अवाम में तासुर था, जो अवामा इश्तियाल था, उसको खत्म करने के लिए PDM को ही जरूरत थी कि वो ऐसा काम करे जिसके नतीजे में वो इसका जिसे लफ्ज इन्होंने कहा था, अभी तक मुझे लफ्ज याद है उसका वजीर दाखिला का जो राना सनाउल्लाह था कि इसका हम मक्कू ठप रहे हैं। आप अंदाजा करें कि ये आपको भी याद होगा, मक्कू ठपने, इस पॉलिटिकल पार्टी का मक्कू ठपने का क्या मतलब है, यानी कि हम कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जिसके नतीजे में ये खत्म हो जाए। और ये खत्म करने वाली बात के साथ तसलसल में अगर आप ये देखें, मैं कोई आइसोलेशन में बात नहीं कर रहा कि खुदा न खास्ता पॉइंट स्कोरिंग की बात हो रही है या हम कोई ऐसा, उसकी बजाय
मैं तो सारी सूरत हाल को सामने देखता हूं कि जनाब ऐसा कौन कर रहा था। यानी उस जमाने में जिस वक्त गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी या चेयरमैन पीटीआई जो थे उनके घर पे छापे मारे गए, तो उस वक्त कौन था जिसने एक बहुत मजलूम किस्म के मासूम किस्म के लोगों को वो शाह साहब, क्या ज़ारे शाह या क्या उसका नाम जिले था, शाह। जिले शाह, वो बेचारा यानी एक मखबूतल आवाज इंसान था। वो जो नारे लगाता था या जो गुफ्तगू करता था, किसके खिलाफ करता था? किसको ये तकलीफ थी सबसे ज्यादा, सिवाय मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब के अलावा या शहबाज शरीफ या पीडीएम के लोगों के अलावा किसको तकलीफ थी कि वो लोगों को उस वक्त उठवाता? ये जो काम जिसको बाद में अब भारी बहुत ज्यादा इंटेंसिवली किया गया, ये तो काम उस वक्त भी शुरू हो चुका था। लोगों को उठाया जा रहा था, उनके साथ ज्यादती की जा रही थी, पुलिस जो थी वो मिली हुई थी साथ, और लगाई लोग ऐसे वही लोग तसलसल चल रहा है आज तक जो उस वक्त चुन के गिन के लोग जो थे। राना सनाउल्लाह का एक जाती मुलाजिम जो है, मैं समय वो सीसीपीओ लगा हुआ है, बिलाल सदीक का म्याना, जिसे वो जहां जब भी उसने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, फैसलाबाद से शुरू हुआ तो वो सीपीओ था, फिर यहाँ उसने लेके आए। सारे के सारे वो लोग जो थे वो सारे क्या कर रहे थे और क्यों उस वक्त कभी आज तक हुआ है? लोग पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में होती हैं, नारे भी लगते हैं, लोग जलसे भी जुलूस भी करते हैं, फौरी तौर पर मुतालबा के जी इस पर पाबंदी लगा दी जाए। और ये पाबंदी का नुकता जो है इसलिए हवाले से बड़ा अहम है चोई साहब के, क्योंकि अगर हम इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 212 देखें तो उसका जो सेक्शन है वो ये कहता है कि फॉरेन एडेड पार्टी अगर हो, मुल्की सलामती या खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हो या दहशत गर्दी में मुलव्वस हो। ये मैं ब्रेक ले रहे हैं और ये मैं सवाल भी छोड़े जा रहा हूँ नवीद मलिक साहब भी और चोई साहब आपके लिए भी कि केयर टेकर गवर्नमेंट ठीक है, उसका मैंडेट नहीं है इलेक्शन करवाना है, लेकिन अगर ये मुल्की सलामती या खुद मुख्तारी का मामला जहाँ पर आ जाए या दहशत गर्दी में मुलव्वस, और ये बड़ी संगीन सिचुएशन है, अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए क्या क्या कानूनी लवाजमात हैं जो पूरे किए जाते हैं और उस पर क्या हो सकता है, ये हम मौजूद है जो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 9 मई के वाक़यात के नतीजे में वफाकी काबीना की कमेटी कायम की गई है जिसको 14 रोज़ में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके पेश करने की हिदायत की गई है। क्या इस रिपोर्ट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है? ये एक बड़ा अहम सवाल है और इलेक्शन एक्ट 2012 का रेफरेंस दिया मैंने ब्रेक से पहले। नवीद मलिक साहब आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं, अब हम इलेक्शन प्रोसेस में अगरचे हैं, लेकिन अगर मुल्की सलामती या खुद मुख्तारी का मामला हो या दहशत गर्दी में मुलव्वस किसी जमात का मामला हो और चीज़ें स्टैब्लिश हो रही हों, तो क्या इस मौके के ऊपर सेक्शन 212 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है सियासी जमात के खिलाफ? और अगर की जा सकती है तो फिर तरीक़ाकार क्या होगा? सर देखिए, आपने सेक्शन 212 के हवाले से जो लवाजमात आपने बता दिए हैं कि फॉरेन फंडिंग पार्टी हो, मुल्क की सलामती के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस हो, दहशतगर्दी में मुलव्वस हो, तो ऐसी पार्टीज के खिलाफ जो है वो उनको बैन किया जा सकता है। तो इस वक्त जो कमेटी तश्कील की गई और जो OTR किए गए, ये आई थिंक सो कि अगर इस तरह की कुछ सूरत हाल आई तो फिर मे बी PTI पे पाबंदी भी लग सकती है। लेकिन पहली बात तो फिर वही है कि अभी मैंडेट नहीं है ये निगरान हुकूमत का कि वो इस तरह की कोई कमेटी तश्कील देती या उसके नतीजे में वो किसी पार्टी पे पाबंदी लगाए। इससे तो फिर वो सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो मशकूक हो जाएगा। देखिए, निगरान हुकूमत किस लिए होती है? वो इसलिए होती है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए और उसकी किसी एक्ट से ये तासर न जाए कि वो किसी खास पार्टी की फेवर कर रही है। तमाम पार्टीज को यकसा मौके होने चाहिए, तमाम पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और किसी को भी उन इलेक्शन के प्रोसेस पे या उनके नताइज पे उंगली उठाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो अब आगे पे प्रोसेस तो वही है, जिस तरीके लबैक पे पाबंदी लग गई, उनको उन पे बैन कर दिया गया। अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है, उसके बाद कैबिनेट उसकी मंजूरी देती है, उसके बाद
नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री जारी करती है, तो इस हवाले से अगर वो कानूनी तरीका देखें तो पाबंदी तो लगा सकते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए कानूनी तौर पर नहीं। अगर इसका लीगल तरीक़ेकार देखें तो ये वफाकी हुकूमत फ़र्ज़ किया कि आज 14 दिन दिए गए, आज 6 जनवरी है, 20 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट तैयार होनी है। अगर 21 या 22 जनवरी को फेडरल कैबिनेट इस रिपोर्ट को रिव्यू करती है और उसके ऊपर इस नतीजे पे पहुंचती है कि बैन लगना चाहिए, एक डिक्लेरेशन जारी होता है, तो 15 रोज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस फाइल करना होगा। वो 15 रोज़ अगर 22 या 23, 24 को या 25 जनवरी तक जो है कि ये कैबिनेट पूरा प्रोसेस सर 8 फरवरी से पहले मुकम्मल हो सकता है। हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर जी। रेफरेंस जाता है तो वो जी तो इस वक्त जो हालात हैं, जो आरिफ चौधरी साहब भी जिस चीज़ की निशानदेही कर रहे थे कि पहले से माइंड बनाया गया था कि इस जमात के साथ ये कुछ करना है, और फिर इस अंदाज में कागजात नामजदगी, आरओज़ के फैसले, ये जो सारी ऑन ग्राउंड तो नज़र आता है कि इन चीज़ों को सपोर्ट मिल रही है इस फैसले से। सर देखिए, मैं इस तरह का कोई कमेंट नहीं करूंगा कि किसी भी पार्टी की तरफदारी या उसकी मुखालफत पे बात है। हमने तो हमेशा ये डिमांड की है। कुछ ऐसी बातें हुई जरूर हैं, लेकिन जुडिशली यहाँ पे मौजूद है। अगर किसी आरओ ने उनके पेपर रिजेक्ट किए हैं, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील की है, कोर्ट ने उनको सेट असाइड कर दी है, उनको इजाजत दे दी है इलेक्शन लड़ने की, तो जहां पे भी अगर किसी के साथ कुछ ज्यादती होती है तो अदालतें तो आपके यहाँ पे काम कर रही हैं, ट्रिब्यूनल भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये तासर होना नहीं चाहिए। अगर इस दफा ये बड़ा इंपॉर्टेंट लम्हा है, अगर इलेक्शन नताइज पर उंगली उठी या इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत में ना हुए तो फिर ये मुल्क के लिए, मुल्क को खतरनाक समझ ले बड़ा नुकसानदेह होगा। आरिफ चौधरी साहब, ये सवाल आपके लिए भी मैं छोड़े जा रहा हूँ कि मलिक साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि केयर टेकर का मैंडेट नहीं है, लेकिन जहाँ मुल्की सलामती या खुद मुख्तारी का मामला आ जाए या आज जमातों का ये साबित हो रहा हो कि दहशत गर्दी के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो फिर क्या हम इंतज़ार करें कि केयर टेकर दौर ख़त्म हो जाए, कोई इलेक्टेड दौर आए तो वो करे, या इमीडिएटली इसको टेकअप किया जा सकता है? इसमें अगरचे नज़र आ रहा है कि 8 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन क्या इससे चशम कुशाई की जा सकती है? और कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और इसके तनाजुर में अगर आर्टिकल 212 इन्वोक किया जाता है तो आप क्या समझते हैं कि इसके सियासी और इंतखाबी असरात वो क्या होंगे? देखें, अभी वक्फे में जा रहे हैं या बात करते नहीं, ये क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया जी। अच्छा, बात यह है कि हर चीज के लिए आइन ने एक तरीकेकार मुकर्रर किया है। आइन ने हदूदो क़यूद सबकी मुकर्रर कर दी है। ये जो बात है कि कोई बात भी पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हो तो उसमें किस वक्त क्या करना है, इसके लिए आइन ने तरीकेकार तय कर दिया है। ये इख्तियार दे दिया है उस हुकूमत को जो बाकायदा लोगों की नुमाइंदा हुकूमत हो, जो पार्लियामेंट के वजूद से और पार्लियामेंट का वजूद लोगों के वोट से आया हो। उसको इख्तियार है कि अगर वो ये समझती है और फाइनल उसके पास पूरी एविडेंस आ जाती है कि कोई भी पार्टी जो है वो सियासी पार्टी कौमी सलामती के खिलाफ काम कर रही है, दहशतगर्दी में मुलव्वस है, फॉरेन फंडिंग, और फॉरेन फंडिंग के मानी भी ये है कि ऐसे मुल्कों से बराह रास्त वहां की तंजीमों से पैसे ले रही है जो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है, जो पाकिस्तान से जिनकी लड़ाई है, और उनके जो वो पैसे जो फंड्स आ रहे हैं वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसके खिलाफ वो रेफरेंस फाइल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है कि इस पे पाबंदी लगनी या नहीं लगनी। ये बात आपको याद होगी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जमाने में नैब पे पाबंदी लगी थी। तो उस नेशनल अवामी पार्टी जो बाद में एएनपी बन गई, फिर वो वो जो थी वो बाद में एएनपी बन गई, और पीडीपी भी वो एएनपी तो बहुत बाद में बनी है, उस वक्त एनडीपी बनी थी। एनडीपी बिल्कुल पहले बनी, एनडीपी बनी थी। अच्छा, तो उस वक्त ये सारी चीजें जो थी कि उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान का वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो बहुत पॉपुलरली इलेक्टेड था, वो गवर्नमेंट उसकी जो थी वो पॉपुलैरिटी जो थी वक्त के साथ साथ खत्म होती चली गई, और उसके इस रवैये की वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसके खिलाफ सफारा होती गई, और नतीजातन पाकिस्तान की जो सारी साख थी वो भी खत्म हो गई, और वो सियासी पार्टी भी गई और जुल्फकार अली भुट्टो भी गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें, इसका फैसला करना किसका काम है? अवाम का। अवाम किसको मैंडेट देते हैं वो पार्टी करे, वो करे। ये नवीद साहब ने सही कहा कि देखिए, इनका जब
एक मैंडेट ही नहीं है कि तो क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं ये क्यों। और दूसरी बात ये है कि फर्ज करो अगर मान लिया जाए कि ये ऐसी कुछ चीजें हुई हैं या इस तरह की तहकीकात होनी चाहिए थी, तो वो जो पिछली गवर्नमेंट थी जो इमरान खान को हटा के आई थी, वो जो वोट ऑफ नो के कॉन्फिडेंस के जरिए वो लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे थे, वो गवर्नमेंट थी, वो ये काम कर सकती थी जो भी उसके उन्होंने पास नहीं किया। और उसने अच्छा चोइस साहब, एक चीज और, अगर सेक्शन 213 देखें हम, इस पे जरा इम्पैक्ट भी देख लेते हैं कि अगर कोई पार्टी 212 के तहत जो है कि डिसॉल्व की जाती है, तो 213 के तहत फिर जितने भी अरकान पार्लियामेंट या असम्बलियों में या इवन लोकल गवर्नमेंट में जो नुमाइंदे होंगे वो उसी टर्म के लिए, बाकी मुद्दत के लिए डी सीट हो जाएंगे। ये इसमें कहा गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन होगी उसी मुद्दत में। अच्छा, अब इसकी अगर तशरीह आप क्या समझते हैं कि अभी तो जो इलेक्शन लड़ रही है पार्टी वो तो अभी गए ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। 213 के तहत तो यह है कि आप अगर मेंबर हैं तो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फॉर रिमेनिंग पीरियड, और अगले इलेक्शन में शायद लड़ सकेंगे या अगले इलेक्शन में नहीं लड़ सकेंगे। ये इबाम है, जरा ये बताइएगा इसकी क्या वजह है। बात तो ये है कि सबसे पहले ये उस पार्टी को इलेक्शन तो लड़ने दे जिसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं। ये तो इनकी अगली मंसूबाबंदी हो सकती है कि अगर इनकी तमाम चीजों पाबंदियों के बावजूद और इनकी तमाम हरकतों के बावस्फ ये जो आपकी तहरीक इंसाफ है ये फिर भी कामयाब हो जाती है, तो ये मामला जो है इसको फिर अगली पार्लियामेंट पे छोड़ें। यानी जो भी अगर ये नहीं होते तो वो क्या करते हैं। बात यह है कि पाबंदियों वाला सिलसिला जो है ना बुनियादी तौर पर दुनिया में कहीं भी नहीं होता। एक बात मैं आपको एक अर्ज करूं जिसको हम फौरी तौर पर कह देते हैं कि जी फलाना बंदा वो पाकिस्तान का दुश्मन हो गया और सलामती के खिलाफ, यकीन माने एहतजाज का हक जहां जहां मौजूद है वो मुल्क कायम है और लोगों के बहुत खौफनाक एहतजाज को भी उन्होंने बर्दाश्त किया। अमेरिका की मिसाल दुनिया के सामने है कि झंडा जिस शख्स ने जलाया था उसे एक रियासत की हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट थी, रियासत की सुप्रीम कोर्ट उसे सजा मौत दी, लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एहतजाज का हक था और ये गुस्से में था, रियासत से नाराज था, इसने इस हद तक एहतजाज कर लिया। तो बात यह है कि हम वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल भी करना चाहिए, इतना गुस्सा नहीं जाना चाहिए, मार मार के ना बेवतन बनाए। अच्छा चोइस साहब, एक चीज आपसे पूछूं फिर मैं घुमन साहब की तरफ आता हूं, बल्कि मलिक साहब से पूछ लेता हूं। ये मैं क्वेश्चन तो चोइस साहब से किया था। सेक्शन 213 के मुताबिक जो है आप क्या समझते हैं कि सिर्फ जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं या मेंबर्स हैं वो रिमेनिंग पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे? अब इसके अंदर ये नहीं कहा गया कि पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, तो इसकी तशरीह में क्या समझ सकते हैं कि इसमें पार्टी इलेक्शन से आउट हो जाएगी, या जो सेनेट में इस वक्त जो पीटीआई के मेंबर्स हैं या लोकल गवर्नमेंट में अगर कहीं है तहसील मेयर या इस किस्म के, वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई होंगे? देखें, अगर एक पार्टी पे इसी बुनियाद पे जो सेक्शन 212 में जो वजूहात हैं उस बुनियाद पे अगर किसी पार्टी को बैन किया जाता है तो उसके अगर कोई इलेक्टेड मेंबरान है, ये तो आप देखें ना कई ऐसी, अभी तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर पार्टी बैन हो जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ या जो भी पार्टी है उनका झंडा है जो भी उनका इंतखाबी निशान है उस पर कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। लेकिन अगर कोई उससे फर्ज करें, कोई ये वाकयात उस वक्त होते हैं जब किसी पार्टी के बंदे इलेक्ट होके पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, तो तब कोई ऐसे वाकयात होते हैं और उसके बाद जो है उसकी इंक्वायरी होती है, तो फिर वो जितने मेंबरान जो हैं एमएनएज हैं या सेनेटर हैं जो उसके पार्टी के झंडे तले इलेक्ट होके आए होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो डी सीट हो जाएंगे। डी सीट हो जाएंगे। चलो मैं गुमन साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ये सारी सिचुएशन है, इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, जिस प्रोसेस से आप भी गुजरे हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद होना, कबूल होना, मंजूर होना, तजवीज़ कुनंदा, तायद कुनंदा के साथ जो कुछ भी हुआ, अभी डेफिनेटली आपके जहन में प्लान ए बी सी डी कई प्लान होंगे। अच्छा ये नहीं होगा तो ये होगा, क्योंकि आपकी जमात कह रही है कि हम इलेक्शन से बाइकआउट नहीं करेंगे, आखिरी वक्त तक इलेक्शन में ज़रूर जाएंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी आप क्या देख रहे हैं, अपनी पार्टी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी क्या देख रहे हैं? इलेक्शन में आप जा रहे हैं तो लोग आपको वोट क्यों देंगे या क्यों देना चाहिए उनको? देखिए जी, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पिछले 7-8 महीनों से जो जबर इसके साथ हुआ है और जिस जबर से ये पूरी जमात गुजरी, इसके लोग गुजरे, और ये बड़ा अनड्यू था। जैसे भी पहले बात हुई कि चूँकि हमने ये मुतालबा किया और इसके पर्दे में ये जो वाक़यात 9 मई के हुए,
उसके पर्दे में जो है उसके बहाने तहरीके इंसाफ को जबर से गुजारा गया, उस रियासती जबर का सामना उसको करना पड़ा, और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है, अभी तक रुका नहीं है। मैं ये समझता हूँ जी कि इस वक्त रियासत के जो कारपर्दाजान हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, उनको नहायत संजीदगी के साथ जो है वो इस पे सोचना चाहिए और इस बाबत गौर व फिक्र करना चाहिए, और बड़ी रियासत के मुफाद के तहत बड़ी सोच विचार के बाद ऐसी पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए जिससे रियासत जो है वो उसमें खुदा न खास्ता वो इंतशार की तरफ ना जाए, बल्कि रियासत जो है और जो मामलात हैं उसमें इस्तेकाम आए। पाकिस्तान इस वक्त सख्त जो है माशी मसाइल में है, अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है, और ये खुदा न खास्ता जो इकदाम इस किस्म के लिए जाएंगे उसके नतीजे में रियासत के अंदर अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, और पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ये अदम इस्तेकाम जो है वो जब ये पैदा हुआ तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे जब हम बिल्कुल इस नहज में हैं, पाकिस्तान पूरा इलेक्शन की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, और ऐसे खौफनाक इकदामात जो ज़हनों में इस वक्त हैं या सामने आ रहे हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। ये वक्त जो है वो रियासत के अंदर यकजहती का है, ये वक्त रियासत के अवाम और उसकी इस्टेब्लिशमेंट या उसकी अदारों के दरमियान तनाव और की कैफियत का नहीं है। ये वक्त जो है ये इस वक्त को बड़ा मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे ये जो सिचुएशन इस वक्त पैदा होने जा रही है या होती नज़र आ रही है, ये बहुत ज़्यादा खौफनाक होगी। इस मुल्क के ये इस्तेकाम का मामला है, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। और तारीख को हमेशा आगे बढ़ती है, तारीख का पहिया आगे चलता है। जो लोग खुदा ना तखसीस करनी चाहिए, जो लोग इसके बावजूद के भी ये तहरीक इंसाफ की सतह पे हमेशा इसकी मजम्मत की, हम ये भी कहते हैं कि जो लोग इस गलती के मुर्तकिब पाए गए या इस किस्म की जो ट्रेसपासिंग हुई और जिन लोगों ने जो है ये वाक़यात में जो मुलव्वस आपको नज़र आते हैं उसको आप बेशक ट्रायल करें। हम तो उसको कभी भी ये हमने नहीं किया, और हमने उसको ये कहा कि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। किसी सियासी जमात की तरफ से ये कहना कि हम उन लोगों से अपने डिसएसोसिएशन का इजहार करते हैं जो डायरेक्टली इन वाक़यात में मुलव्वस हैं, लेकिन आप एक सियासी जमात को काम करने का मौका दें। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है, उसकी फॉलोइंग है और लोगों में उसकी पजीराई है, और इस वक्त के जो लेटेस्ट आपके सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पॉपुलरिटी के लिहाज से 70-80% तक उसकी पॉपुलरिटी चली गई है। तो इस तरह के इकदाम से उस तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना और उसको वो दुरुस्त नहीं होगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो सेनेट की करारदाद की रोशनी में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फाइल की गई है कि सेनेटर्स को तौहीन अदालत के नोटिस किए जाएं, क्या वाकई ऐसा किया जा सकता है कि पार्लिमानी कार्रवाई को अदालत में चैलेंज या उसको तौहीन अदालत के नोटिस किए जाएं? और दूसरा, इस करारदाद के सियासी मकासद क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत करेंगे सेनेट की करारदाद और फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस अंदाज में चैलेंज किया गया इस करारदाद को, इसके ऊपर नवीद मलिक साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। पार्लिमानी जो कार्रवाई होती है, हम जितना आइन और ये कानून को समझते हैं उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, यही हमने पढ़ा है, देखा है। अभी इस सारे मामले के अंदर जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके ऊपर फिर एक पटिशनर को, वकील को तौहीन अदालत का नोटिस किया गया जब उन्होंने लाहौर में रिलीफ लेने के लिए पिटीशन फाइल की और उसके नतीजे में आरओज़ को मुअत्तल किया गया, तो ये तासुर दिया गया कि नहीं, इलेक्शन प्रोसेस को ख़राब करने की कोशिश की गई। उस तसलसल में अगर हम देखें तो ये जो चैलेंज किया गया सेनेट की कार्रवाई को, आप समझते हैं ये दुरुस्त है, नंबर 1? और नंबर 2 कि ये सेनेट में जिस अंदाज के अंदर करारदाद पेश की गई और सिर्फ महज 14 अरकान थे, उनमें से भी कुछ ने उसकी मुखालफत की थी, तो इसके क्या सियासी मकासद हो सकते हैं या क्या हो सकता है, क्यों ये ज़रूरत पेश आई? देखें, 100 से ज़्यादा सेनेट के मेंबरान में से 10-12 मेंबरान की तरफ से ये करारदाद पेश करना और फिर इसका मंजूर हो जाना, मैं ये समझता हूँ कि जब कोरम भी आपके पूरा ना हो, ये भी अजीब सी बात है, ये समझ से बालातर है। और उस वक्त चेयरमैन सेनेट को भी देखना चाहिए था
और बाकी किसी न किसी मेंबर को अगर किसी ने मुखालफत की है तो उसको कोरम की निशानदेही करनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ इस करारदाद की कोई कानूनी कोई अहमियत नहीं है। और बाकी जहां तक रहा कि आप ये समझते हैं कि किसी ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से कोर्ट जाहिर बात है कोई ऐसा एक्शन तो नहीं करती, लेकिन ये पहले प्रेसिडेंट मौजूद है कि पहले ये जब हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया तो वहां पे जो वकील साहब हैं उनको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस जी। दिया गया कि आपने ये इलेक्शन प्रोसेस को खराब करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अगर किसी ने पिटीशन फाइल भी की है तो उस हवाले से हो, लेकिन क्योंकि इस करारदाद की कोई इतनी वक़्त नहीं है, कोई इतनी अहमियत नहीं है। ये कल अगर सारे मेंबरान आएंगे और वो एक और करारदाद ले आएंगे कि होने चाहिए तो इसकी वक़्त वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो लेकिन ये इलेक्शन स्टंट होते हैं, ये चलते रहते हैं। हर बंदा अपने अपने तौर पे कुछ ना कुछ करता रहता है और कोई आदमी जो है वो कोई ना कोई मकासद होते हैं उनको हल करने के लिए, इस तरह के इलेक्शन प्रोसेस को खराब करने के लिए कोई इस तरह की हरकत कर देते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, मुल्क के मफाद में नहीं है ये इस वक्त ये बातें। हम पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे कि हाँ, ये मैंने कल भी कहा कि हमें एक दूसरे की मुखालफत में इस हद तक आगे बढ़ने की बजाय पाकिस्तान का सोच रहे हैं। कुछ बातों पे सियासतदानों को इत्तफाक करना पड़ेगा। इस मुल्क की तरक्की का वाहिद हल जमहूरियत में है और जमहूरियत जो है वो इलेक्शन के बगैर आप कैसे मुझे बताएं कि जब तक इलेक्टेड हुकूमत ना हो को बाहर की दुनिया भी आपकी तरफ नहीं देखती। बिल्कुल। और इस वक्त भी अगर 8 फरवरी को इलेक्शन ना हुए और फिर ये मुलतवी कर दिए गए या इलेक्शन ऐसे हुए जिसके नताइज को लोगों ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया, तो माजी के हालात भी देख लें और मौजूदा हालात भी देख लें और आगे मुस्तकबल का अंदाजा आप हमसे बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। जो सब आपकी तरफ आता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे वक्त पे जब ऑलमोस्ट हर चीज़ सेट हो चुकी है और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम, सेनेट के अंदर महज 10-14 अरकान का ये करारदाद पास करना और फिर जो पिटीशन आई है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इसको आप यानी इसका एक तो है सिंपलिस्टिक व्यू कि जनाब ऐसे ही 10-12 लोगों ने कर दिया और इस तरह की एडवेंचरिज्म तो होती रहती है, मिस एडवेंचर्स भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है। ये बात आईनी से ज्यादा इसकी और पहलू है जिस पे सियासी। गौर मैं आपसे अर्ज करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कोई तो है जिसके मफाद में ये है कि इलेक्शन ना हो, और अगर एक बात हो तो फिर तो चलो इसको आइसोलेशन में भी देखा जा सकता है। पहली बात तो ये कि मैं इसे भी आइसोलेशन में देखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन तसलसल के साथ ऊपर से यानी कैबिनेट का ये कमेटी क्या बना देना और कमेटी बना देना और उस पर इस तरह की चीजें देखना, ये सारे का सारा क्या है? बुनियादी तौर पर इस मुल्क के अंदर इंतखाबा कोशिश ये की जा रही है कि चूंकि एक खास पॉलिटिकल पार्टी को और एक खास शख्स को इक्तदार में लाने के लिए तमाम हथकंडे, तमाम तरीकेकार इस्तेमाल कर दिए गए। सोचा ये जा रहा था कि ऐसा होगा। यहाँ तो इस मुल्क में ये रहा है कि एक दफा एक तासुर आ जाए कि हुमा फलां के सर पे बैठ गया तो सारे लोग फौरी उसी तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि जब हुमा किसी के सर पे बिठाया गया तो लोग जो थे उसके खिलाफ होके अलहदा चले गए। अब उसे भी ये बावर करा दिया गया होगा कि जनाब ये देख लो, अब हमने जो करना था हमने कर लिया, इसके बावजूद लोग आपको नहीं मान रहे। और अगर लोग उसे नहीं मान रहे तो उसके बाद फिर क्या तरीकेकार है? अब उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसके खिलाफ पूरा सर धड़ का जोर लगाया जा चुका है कि उसे आपने इक्तदार में नहीं आने देना, तो फिर इलेक्शन में दोनों तरीके भी खत्म हो गए। यानी जो कागजात नामजदगी थे वो लोग दाखिल कर गए। एक बात मैं आपको अर्ज करूं, जो कागजात नामजदगी के बारे में जो बात है, रिटर्निंग अफसर के बारे में लोगों का एतराज, वो बुनियादी तौर पर एतराज उनका दुरुस्त था उस वक्त, इसलिए कि वही चीज जो साबित हो रही है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराना है। और उनके बारे में जो इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा, पंजाब के इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट में भी आया, वो उन्होंने उनके खिलाफ ये लिखा है कि ये इलेक्शन के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। तो आप ये देखें कि ऐसी सूरत हाल में आप यानी एक तो एजेंडा उन लोगों का है कि जो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। दूसरी बात जो आपने कही कानूनी बात है, मैं आपका टाइम भी इस तरह का है तो उसमें चाहूंगा कि इसको बयान मुकम्मल कर दूं। दूसरी बात आपने सेनेट के बारे में की कि क्या सेनेट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मैं ये समझता हूं कि ना उस वकील के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और ना सेनेट के खिलाफ होगी।
बिल्कुल। उसकी वजह ये कि दैट वाज आल्सो टू मच, क्योंकि उस वकील ने जुर्म क्या किया था, सिर्फ इतना किया था कि अदालत में जाके उसने ये कहा कि ये आरोज जो है जिन्हें आप इलेक्शन करवाने के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, ये आरोज इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे इंडिपेंडेंटली, फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने रखे हैं। 18 महीने में कोशिश ये की है कि हर सतह पे अपने अपने पसंदीदा लोग जो है उनको रख के, और उन्होंने जो कुछ हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, हमें कहां तक वो पहुंच गए, ना उन्होंने कानून की परवाह की है, ना इनको सामने रखा है, और ऐसे लोग इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं। सिर्फ ये कह देना जो था, क्या जुर्म था कि कानूनी हक देने के लिए अदालत से राब्ता किया? क्या उस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी चीफ जस्टिस साहब कार्रवाई कर सकते हैं जिन्होंने स्टे जारी कर दिया था? ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप अपनी हदूद से तजावुज करते हैं तो आपकी सारी चीजें वैक्यूम में चली जाती हैं, और इसीलिए कहते हैं कि कानून जो आप फैसले वो करें जिस पे अमल दरामद किया जा काबिल अमल सके। फैसले होने चाहिए। मैं जरा पार्लियामेंट इनको नहीं बुला सकेंगे सेनेटर्स को, तो लोगों की का तो आपके ऊपर ये आएगा एतराज के जनाब वकील ने क्या जुर्म किया था, बिल्कुल इन्होंने तो सीधा सीधा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुमन साहब की तरफ मैं आता हूँ। गुमन साहब, इस कार्रवाई के अंदर आपके एक सेनेटर थे, कोरम की निशानदेही नहीं की गई, शो काज नोटिस पीपल्स पार्टी ने भी अपने सेनेटर को किया, आपकी जमात भी शो काज नोटिस कर चुकी है उनको, कोरम निशानदेही होनी चाहिए थी। लेकिन आप की समझ में क्या है कि क्या ये एक तसलसल है और कुछ लोग वाकई इलेक्शन से फरार होना चाह रहे हैं या इलेक्शन को मुलतवी करना चाह रहे हैं, तो उनके क्या मकसद हो सकते हैं? सर इसमें तो ये बिल्कुल साफ वाज़ेह है कि ये कोई समझ नहीं आता ना कि ये क्या, क्यों ये करारदाद जो है वो पेश हुई, और फिर वो जो जिन लोगों ने उसके हक में वोट दिए वो भी ना उस वक्त तक उससे आगाह नहीं थे कि ये करारदाद यहाँ पे आ रही है। तो जिस अंदाज से हुआ, इसको सारे पूरे पाकिस्तान ने जिस अंदाज से देखा है, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जिनके ये इस वक्त ज़हनों में ये बातें चल रही हैं, ये सोच चल रही है, उनको अपनी सोच रजू करना चाहिए। और ये इसकी तरफ इस तरह के जो चीज़ें आगे जो है ना वो उसके नतायज जो है ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नज़र नहीं आ रहे। तो कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पे जो अभी तक जो यहाँ पे गुफ्तगू हुई वो आपके सामने ये देखा ना, आप तहरीके जो कालदम तहरीके तालिबान है, खुदा ना खास्ता जो कालदम तंजीमें होती हैं, क्या आप तहरीके इंसाफ को उसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं? और क्या आप पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमात को जो है वो इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? और ये कितना बड़ा मैं समझता हूँ ज़्यादती और जुल्म की बात होगी, और इस पे रियासत का जो वजूद जो है वो उसमें उसको तवानाई तो नहीं मिलेगी। इसमें लोगों के जज्बात मुतासर होंगे, सेंटिमेंट मुतासर होंगे, और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जाना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन सारी जो चीज़ें हैं उससे मैं समझ उसको नोटिस लेना चाहिए, और पाकिस्तान के जो इलेक्शन है इस वक्त उसके लिए माहौल को साजगार बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए तरीके साहब। मुसद्दिक गुमन साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, आरिफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, नवीद मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज यकीन पाकिस्तान एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे महज 1 महीना और 2 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन के अंदर। ऐसे मौके के ऊपर बदगुमानियाँ, क्या सराइयाँ या ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहिए जो इलेक्शन प्रोसेस को डीरेल करते हों, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है, जो खुशहाली है, जो तरक्की है, उसका तमाम रास्ते जमहूरियत के साथ जुड़े हुए हैं। हमें जमहूरियत को और आइन की बालादस्ती को प्रमोट करना चाहिए। आज तक लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।